उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दो आयनिक कंपाउंड है उसमें कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो फिर हम उसे आइसोमॉर्फस कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और वो देखने में कैसे होंगे, एक जैसे होंगे ना। चलो ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कंडक्टिविटी। तो जो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, ख़राब होती है। बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस जो होते हैं फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। वही मोल्टन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन में अच्छे कंडक्टर ये बन जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी एक्वस सोल्यूशन में मिलता है क्योंकि आयंस की मोबिलिटी उसमें सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद मोल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट में, और सबसे कम सॉलिड स्टेट में। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता था, हाइयर होता था क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो स्ट्रांग फोर्सेज होते हैं, जिससे इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता था, हाइयर रहता है। आयनिक कंपाउंड के बाद कभी कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, जब भी होता वो क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक, ये सब चीज़ें कल हम लोग देख लेते। हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लिया, हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पूछे आते हैं एग्जाम में, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल जिसमें सभी बॉन्ड मौजूद हैं, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक, तीनों बॉन्ड मौजूद हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आज हम कर लेते हैं जिसमें तीनों टाइप के बॉन्ड हमारे क्या हैं, मौजूद हैं। ठीक है, तो लिखिए। एग्जाम्पल जैसे हम लिख दें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसमें बालक तीनों टाइप के बॉन्ड मौजूद हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी मौजूद हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मौजूद है और आयनिक बॉन्ड भी। ये समझो कैसे, जैसे NH4Cl एन अमोनियम आयन कैटायन है, इसमें NH4 प्लस और Cl माइनस। कैटायन एंड आयन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। समझे बात कि नहीं? ठीक, अब NH4 प्लस कैसे बनता है समझ लो। जैसे ये अमोनिया है मान लीजिए, ठीक है, अमोनिया है, ठीक, और यहाँ H प्लस है। तो हमने बताया था अमोनिया में एक नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड मौजूद हुआ, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच कैसे बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। तो इस एग्जाम्पल में आप समझेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मौजूद हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच। और ये कैसे बॉन्ड मौजूद हैं बालक, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा एग्जाम्पल है आपके सामने जिसमें अमोनियम आयन में कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मौजूद हैं। अमोनियम और क्लोराइड के बीच कैसा बॉन्ड मौजूद है, आयनिक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल जिसमें तीनों बॉन्ड मौजूद हैं। तो उसमें सबसे पहले किसको ढूंढ लेना, अमोनियम क्लोराइड को ढूंढना, इसमें तीनों बॉन्ड मौजूद हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर हम ये लिख दें पोटेशियम आइसोसाइनाइड KNC लिख दिया जाए, ठीक। तो इसमें होता है क्या बालक, K पे प्लस होता है, NC पे एक माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड मौजूद है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कैटायन एनायन के बीच। अब NC में देखो क्या होता है, नाइट्रोजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी रहता है, नाइट्रोजन कार्बन में डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। तो इसमें दो बॉन्ड आपके मौजूद हो गए, एक तो कोवलेंट हो गया और दूसरा कोऑर्डिनेट भी हो गया। तो इसमें KNC बोला जाएगा। इसमें तीनों टाइप के बॉन्ड आपके क्या हैं, मौजूद हैं। समझे इस बात को? ठीक है, और समझो वाला, जैसे कहीं भी सल्फेट आयन आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट का एग्जांपल ले लें, CuSO4 कॉपर सल्फेट। कहीं भी सल्फेट आयन होगा तो उसमें दोनों टाइप के बॉन्ड मौजूद होंगे। बालक समझना कैसे इस बात को, कॉपर +2 है और SO4 कैसा है, 2-, तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और समझना सल्फेट आयन को अगर ज़रा डिटेल में देखें हम बालक, सल्फेट आयन इसका स्ट्रक्चर ये बनाया जाता है। इसमें कैसे बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, कोवलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, सभी कोवलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड हैं इनको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि सल्फर जो है वो 2 कोवलेंसी शो कर सकता है, 4 शो कर सकता है और 6 शो कर सकता है। तो हम मान लें सल्फर यहाँ पे कोवलेंसी 2 ही शो कर रहा है। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है कि नहीं है, है लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है कि नहीं है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है बालक। तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो कहीं भी सल्फेट आयन है तो उसमें कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों माने जाते हैं। वैसे एक्चुअल सही स्ट्रक्चर वही है डबल बॉन्ड वाला, लेकिन ये भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है या ये भी माना जाता है। तो हम बोलेंगे सल्फेट आयन कहीं भी है, दोनों टाइप के होंगे, कोवलेंट और
कोऑर्डिनेट। यहाँ देखो सल्फर ऑक्सीजन के बीच कैसे हैं, कोवेलेंट, और ये वाले कोऑर्डिनेट। तो सल्फेट में कोवेलेंट कोऑर्डिनेट हो गए, और कॉपर के साथ ये कैसा बना लिया, आयनिक। तो इसमें क्या हो गए, तीनों कॉपर सल्फेट में तीनों हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना कोऑर्डिनेट भी हैं और कोवेलेंट भी हैं। तो नोट कर लीजिए, इस तरह से आपको देखना होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख गया। ठीक है, हटा दें। बिल्कुल। कल नहीं आए थे तनीषा, छुट्टी मना रहे थे। अभी ये तुम्हारा ठीक नहीं हुआ, इससे अच्छा ना तुम तुड़वा लो उसको, ठीक है, जल्दी जुड़ जाएगा। हाँ, क्या हुआ? हम समझ, वो पक्का पोछे वाला कारण है और कोई कारण नहीं है, वही पोछा वाला रीज़न है और कोई रीज़न नहीं। मामी तुम्हारी पोछा लगाती है, इसलिए तुम पट्टी बांध के, हाँ, पट्टी बांध के घूमते हो ताकि रहम आ जाए थोड़ा तुम्हारे ऊपर चलो ठीक है। देखो इधर एक और एग्जांपल है बालक आपके सामने, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ज़रा इसमें सभी बॉन्ड दिखाइए मुझे, पोटेशियम नाइट्रेट में सभी बॉन्ड आपको दिखाने हैं। ठीक है, तीनों बॉन्ड हैं इसमें, हम बता दे रहे हैं, तुम्हें दिखाने हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। तो जो भी मेटल नाइट्रेट हैं, जितने भी मेटल सल्फेट, मेटल नाइट्रेट, इनमें तीनों बॉन्ड रहते हैं हमेशा। ठीक है, मेटल वो है फर्स्ट ए या सेकेंड ए का होना चाहिए बस। हो गया, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो पोटेशियम नाइट्रेट K+NO3- ऐसे लिखा जा सकता है, और जब ऐसे लिखेंगे तो क्या बोला जाएगा, इसमें आयनिक बॉन्ड, कैटायन एनायन के बीच आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक, अब NO3- को थोड़ा ओपन कर लें बालक, देखो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इस पर एक माइनस है, NO3- है, तो एक माइनस ऑक्सीजन पर लगा दिए। अब एक ऑक्सीजन और है बालक, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर की तरफ से क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो रही है, कैसा बॉन्ड मौजूद, कोऑर्डिनेट। तो इस पूरे में कैसे हो गए, तीनों हो गए। ठीक, तो इसमें लिख लेना कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? चलो अच्छी बात है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं बस, फिर आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लें आपका K4FeCN का होल 6।
इसमें तीनों बॉन्ड दिखा सकते हो? चलिए दिखाइए तीनों बॉन्ड। K4FeCN का होल 6। जो लोग 12th पास होके आए हैं वो दिखा सकते हैं, तो जो पास होके नहीं आया है बस ख़राब एजुकेशन सिस्टम की वजह से यहाँ तक आ गया है तो नहीं बता पाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम तो बहुत बच्चे हो अभी। नाम नहीं बताना है, तीनों बॉन्ड बताने भाई। आयनिक बॉन्ड कहाँ है इसमें, कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ है, ये तीनों चीज़ें बतानी है आपको, ठीक है। बताइए, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। हाँ, मुझे वैसे भी गर्मी ज़्यादा लगता है, इसलिए तुम लोग जब बोलते हो गर्मी लग रहा है तो बड़ा गुस्सा आता है मुझे अंदर से। हाँ सही, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, और उसमें से जब तुम लोग बोलते हो तो फिर और ख़राब लगता है कि मुझे क्या लग रहा है, ठंड नहीं लग रही। हाँ, ना मानो देख लो तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम लोगों से ज़्यादा गर्मी लग रहा है मुझे। ये मना रहे हैं कुछ लोग बैठ के, सर इन्वर्टर इतना बंद हो जाए कि लाइट भी ना जले। क्यों कृष्णा, सही कह रहे हैं? हाँ चलो देखो इधर दिखाते हैं तुम्हें K4FeCN का होल 6। कहीं भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें देखो क्या होता है, जब भी ये आयोनाइज होगा आपका तो इस तरह से टूटता है 4 पोटेशियम आयन में, ठीक, प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस में, ठीक। तो ये देखो कैटायन है, ये कैसे हैं, एनायन। कैटायन एनायन के बीच कैसे बॉन्ड होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड तो दिख गया तुम्हें, ठीक। अब कोवेलेंट कोऑर्डिनेट दिखाते हैं। जो FeCN का होल 6 -4 लिखा है ना, इसको देखो इधर, FeCN का होल 6 -4, तो इससे कितने साइनाइड लगे हैं आयरन से, 6 साइनाइड लगे हैं। तो तुम्हें दिखा दें 6 साइनाइड कुछ इस तरह से रहते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। और देखो हर कार्बन पे क्या चार्ज होता है, साइनाइड पे 1 माइनस होता है, Cn माइनस होता है, ठीक है। और कार्बन पे माइनस है, मतलब कार्बन पे क्या मौजूद है, फिर लोन पेयर मौजूद है। तो वो अपने लोन पेयर से सेंट्रल मेटल या बोले इस आयरन की तरफ क्या बना रखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जितने भी एरो करके तुम देख रहे हो, यहाँ पे आयरन और साइनाइड के बीच कैसे बॉन्ड मौजूद हैं, कैसे बॉन्ड मौजूद हैं बालक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही मौजूद हैं ये, ठीक है। इस तरह से दिखा दे रहे हैं। तो आयरन और साइनाइड के बीच, यहाँ पे जो आयरन है और साइनाइड के बीच, इसके बीच कैसे बॉन्ड मौजूद हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मौजूद है। इसीलिए इसका नाम ही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ गया, तो साइनाइड में आप जानते होगे कार्बन पे 1 माइनस है, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच कैसे बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच कैसे बॉन्ड मौजूद हैं, कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हैं। तो इसमें ढेर सारे कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हैं। यहाँ पे कोवेलेंट है, यहाँ हर जगह जहाँ जहाँ साइनाइड है वहाँ क्या मौजूद है, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में, आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड मिले कि नहीं। तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, अगर उसमें कोई लिगेंड ऐसा है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हैं, तो फिर उसमें तीनों बॉन्ड पाए जाएंगे, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड तो इसमें मिल गया आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड और मेटल के बीच मिलना, तो कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ चाहिए, लिगेंड के अंदर चाहिए आपको। अब जैसे यहाँ पे F6 कर दें, Fe(F6), तो क्या फिर उसमें कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा तुम्हें, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। ठीक, चलो नोट कर लो इसको, आगे बढ़ा जाए। एसी चला दें, खिड़की बंद करो तो एसी चला दें। ठीक है, हटा दें, लिख लियोगे। तो इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं कि जिसमें तीनों बॉन्ड मौजूद होते हैं, तो कर ही डालोगे, समझदारी से पढ़ोगे तो। अब हेडिंग डाल लो मेटालिक बॉन्ड।
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में यही बॉन्ड बस बचा अपना, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? मेटल्स में पाया जाता है। ठीक, मेटालिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखो, मेटल कोई भी होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कोई भी मेटल दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट कर्नल्स नाम दिया जाता है, कर्नल्स, और दूसरा पार्ट होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल में न्यूक्लियस होता है पहले, फिर क्या होगा? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको हटा दो तो बाकी के इनर सेल के इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस किस में रखा जाएगा? आपका कर्नल्स में। कर्नल का मतलब है इसमें आपका न्यूक्लियस भी आ जाएगा और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे। इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो, अब जैसे हम कर्नल्स को के से डिनोट कर लें तो मान लेते हैं ये किसी मेटल का कर्नल है और ये उसका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या देख रहे हो? इधर देखा करो। ठीक है, वो कोई देखने की चीज़ है ऊपर? क्या देख रहे थे? अच्छा बताओ। चालू तो हो गया है। तुम लोगों को क्लास के टाइम में ये सब चीज़ें क्यों देखनी होती हैं भाई? देख लिया करो फुर्सत से। आज छुट्टी हो ना, बैठ के सब देख के जाना, एसी, पंखा, पर्दा, गेट, सब। ठीक है, ये कर्नल है किसी मेटल का। ठीक, और ये उसका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगले मेटल का कर्नल और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कर्नल और उसका क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम यहाँ पे दिखा देना एक इलेक्ट्रॉन और कर्नल, कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल। ठीक, यहाँ पे दिखा देना इलेक्ट्रॉन, कर्नल, इलेक्ट्रॉन, कर्नल, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर तुम देखोगे बालक, ये जो कर्नल होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए वो कर्नल में, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कि नहीं? अगर किसी भी मेटल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर कर लें, क्योंकि लूजली हेल्ड होते हैं जो मेटल्स होते हैं ना, उनमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत लो होती है। मेटल्स के पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती। तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत लूजली हेल्ड होते हैं। लूजली हेल्ड मतलब न्यूक्लियस से कोई खास लगाव उनका नहीं होता। ठीक है, आराम से बाहर निकल सकते। तो ये जो कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज। तो अब ये निगेटिव चार्ज दो पॉजिटिव के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों को पकड़ के रखेगा नहीं रखेगा? ऐसे ये इनको पकड़ के रखेगा। तो तुम देखोगे सभी को कोई ना कोई क्या है? पकड़ के रखेगा। तो ये साथ साथ रहेंगे, भाग जाएंगे? इसी को साथ साथ जिस फोर्स से ये रह रहे हैं उसी को क्या नाम दे देंगे? मेटालिक बॉन्ड। केमिस्ट्री की भाषा में साथ साथ एटम्स को जो रख सके उसी फोर्स को बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे इस टाइप का अगर कुछ अट्रैक्शन दिख रहा है कर्नल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? मेटालिक बॉन्ड। ठीक है ना, तो इसी को बोल देते हैं आप मेटालिक बॉन्ड। नोट कर लो, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो मेटालिक बॉन्ड में, लिख लो फोर्स एक्ट्स बिटवीन कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन to hold the kernels together। कर्नल्स को साथ साथ होल्ड करके रखता है यही फोर्स। नोट कर लीजिए, यही है आपकी मेटालिक बॉन्डिंग। सर ना इधर का गेट बंद कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। पेन तुलसीदास से मांग के लाए थे क्या? पेन करें तुलसीदास जी से मांग के लाए थे क्या? पेन वही है तुम्हारा, खुद खरीदे हो?
आज के ज़माने में मिलते हैं क्या ऐसे पेन? भाई इतने बड़े बड़े बन तो तुलसीदास और यही सब लोग लिखते थे, है ना? चलो ठीक, हटा दें। अब हम लोग पढ़ेंगे वीक केमिकल बॉन्ड। वीक में हमने दो बताए थे आपको, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो हेडिंग डाल लो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है समझना। जैसे मान लो कोई एटम X है, ठीक है, कोई एटम X है और मान लेते हैं ये बहुत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन होते हैं? जैसे तुम्हारे पास फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो मान लेते हैं इनमें से कोई एक एलिमेंट ये रहा होगा, ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कोई बहुत खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो होता नहीं है, होती ठीक ठाक है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इनके सामने कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी रहेगा उस पर कैसा आएगा? नेगेटिव। अब इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके अगल बगल कोई एटम वाई है, मान लीजिए मौजूद है एटम वाई, और वो भी इन्हीं में से कोई एक निकलता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना रखे हो, चाहे कार्बन के साथ, चाहे फास्फोरस के साथ, चाहे किसी के साथ, इस पर कैसा चार्ज आना है? माइनस। तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पे क्या है, इस मालिक्यूल, इसमें आगे कोई बॉन्डर वगैरह रहेंगे, ठीक है, इस मालिक्यूल और इस मालिक्यूल के बीच क्या लगने लगा है? अट्रैक्शन फोर्स लगने लगा। किसकी वजह से लगने लगा? इस हाइड्रोजन की वजह से लगने लगा। ये हाइड्रोजन ना होता यहाँ तो ये इस मालिक्यूल को इससे कोई मतलब नहीं होता। तो दो मालिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस हाइड्रोजन की वजह से। ये हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड है कोवलेंटली बॉन्डेड, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, लिख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक ना। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स due to presence of covalently bonded हाइड्रोजन एटम, इसीलिए नाम रखा गया हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम। आगे लिख सकते हो विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, EN लिख देने साथ में। जो हाइड्रोजन है वो कोवलेंटली बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। इस वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? क्या नाम दोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वही कैटायन आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो नाम आयनिक बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको हम दिखा दे रहे हैं, इसे ही क्या नाम दोगे आप? आयनिक बॉन्ड। कंडीशन होनी चाहिए कि जो X है वो इनमें से कोई होना चाहिए, ठीक है, और जो Y है वो भी इनमें से कोई होना चाहिए, ठीक है ना। नोट कर लो। अगर बारिश होगा बढ़िया, तुम लोग जाओ मत, यहीं रहो, ठीक है। गैस सिलेंडर व्यवस्था है, बनाते खाते हैं बढ़िया। हाँ, पूरा किचन का व्यवस्था हो गया। हाँ, एकदम खुशी देखो। ठीक है, हटा दें अब। भाई जब तक क्लास में रहा करो, थोड़ा एनर्जी से रहा करो। क्या मरे मरे रहते हो, कहीं सर झुकाते हो, कहीं गिर जाते हो, हाँ, कहीं पेन गिराओगे, बोतल गिराओगे। ऐसा लगता है इससे जान नहीं है, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं प्राण बस।
चलो देखो इधर एग्जाम्पल समझो वाला, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड लिख लें HF लिख लिया। इसमें हाइड्रोजन देखो कोवेलेंटली बॉन्डेड है किससे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अगर दूसरा HF मॉलिक्यूल इसके आसपास भटकता आ गया तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो इसके फ्लोरीन से अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे अगला अगर आ गया तो वो भी अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। अब जैसे वाटर में आप जानते हो H2O, ठीक है, वाटर में H2O में आ जाए तो यहाँ पे जानते हो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इस पर माइनस, तो हाइड्रोजन पे कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब अगला वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या एग्जिस्ट पाई जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच। ऐसे ही अमोनिया के बीच भी पाई जाएगी, ठीक, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन से, ठीक है। एल्कोहल की बात कर लो बालक, एल्कोहल तो जानते होगे, ठीक है, माइनस प्लस। सावन ख़त्म हो रहा है, इंतज़ार कर रहे होगे कि कब सावन ख़त्म हो, फिर जो है आप मुर्गा बनाएं और बोतल खोलें ना, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या पा जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच। तो हम ये कह सकते हैं अगर हाइड्रोजन कहीं ऑक्सीजन से जुड़ गया, नाइट्रोजन से जुड़ गया या फ्लोरीन से जुड़ गया, तीन में से किसी से भी जुड़ गया, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच क्या एग्जिस्ट करेगा, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, नोट कर लो। क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड में कैटायन एनायन के बीच अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, कैटायन एनायन नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। वहाँ पे एटम होते थे या बोले आयंस होते थे आपके, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स हैं, कोई आयन नहीं है ना। तो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, और यहाँ पे चार्ज भी पार्शियल हैं आपके, ठीक है। तुम सबसे बढ़िया तरीका बता, इसको तोड़वाओ जाके एक बार, फिर ठीक हो जाएगा ये, यही, हाँ, ऐसा तो इतने दिन में तो टूट के सही हो गया होता ना, और इससे अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उसके लिए कोई दवा हुआ तो लेती नहीं होगी, मुझे लग रहा है। कह रहा बाबा को दिखाओ कोई गोल्ड मेडलिस्ट बाबा दौड़िए, अब तो बाबा भी gold मेडल लिखा रहता है पर्चे उच्चे पे, देखते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, सोचते हैं हम ही पीछे रह गए अभी तक कोई मेडल नहीं जीत पाए। बाबा लोग झाड़ फूक करके मेडल पा जा रहे हैं, वो भी गोल्ड वाला, तो पीछे नहीं रह गए हम लोग फिर, है ना। हाँ सही, जब कुछ ऐसा देखते लगता है कितने गरीब हैं। कभी कल एक वीडियो में देखे कि एक भोजपुरी का हीरो है, नाम नहीं लेंगे, वो 60 ठो स्कॉर्पियो ऑर्डर किया है, मतलब बुक किए हैं, 7 स्कॉर्पियो बुक किया एक साथ, तब लगा कितने गरीब हैं हम तो जब ऐसा कुछ देखते हैं तब लगता है गरीब हैं। कहीं देखते हैं 22,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 22,000 करोड़, 14,000 करोड़, तो समझ में आता बहुत गरीब हैं, मतलब जीना ही बेकार है भाई। मतलब करोड़ 2 करोड़ हो ठीक है, लोग हज़ारों करोड़ चपत कर जा रहे हैं, खा जा रहे हैं बीच में, तो कमाते कितना होंगे सोचो, हैं। चलो तुम लोग भी डॉक्टर वॉक्टर बनोगे, पता चला 2,000 करोड़ का रिश्वत ले लोगे, पता चलेगा ना, पूरा पूरा सरकारी अस्पताल निगल जाओगे ना, जैसे सरकारी डॉक्टर बन गए पूरा पूरा हॉस्पिटल निकल गए ना चलो देखो इधर, मजाक कर रहे हैं, ईमानदार डॉक्टर बनना ना, कि हम भी आ सकें दवा लेने तुम्हारे पास। बूढ़े होंगे तो जाएंगे तुम ही लोगों के पास ना। अब क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें एक पढ़ा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा पढ़ा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
बॉन्डिंग, ठीक, इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर में दो टाइप पढ़ते हो आप, एक होमो इंटर मालिकुलर, एक पढ़ते हैं हम लोग होमो इंटर मालिकुलर, ठीक है, और दूसरा पढ़ते हैं हेट्रो इंटर मालिकुलर। दो टाइप के इसमें पढ़ना है, होमो इंटर मालिकुलर और हेट्रो इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। होमो इंटर और हेट्रो इंटर का मतलब समझो, जैसे पानी है कहीं, ठीक है, H2O है मान लीजिए, ये हमने H2O लिखा, ठीक, और दूसरा भी हम H2O ले आए, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच हो रही है, एक ये वाटर का मॉलिक्यूल, एक ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे रखा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हिंदी वो बोलते, क्या बोलते हैं, अंतरा नहीं बोलेंगे, अंतरा उसे बोलेंगे, इसे अंतर आणविक बोलेंगे, ठीक, रा उसमें लगेगा जाके, ठीक है। चलो इंटर इंटरा रखते चाहिए ना, तो इंटर का मतलब है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा। अब वो मॉलिक्यूल अगर एक जैसे हैं केमिस्ट्री के हिसाब से, वाटर वाटर क्या है एक जैसा ही, तो इसे क्या नाम दे देंगे, होमो इंटर मॉलिक्यूल। हेट्रो में समझो क्या हो जाएगा, जैसे ये पानी है और उसमें तुमने एल्कोहल मिला दिया, मान लो ना, याद आया, ठीक है, पानी था उसमें एल्कोहल मिला दिए, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल किसका है, पानी का है, और ये किसका मॉलिक्यूल, एल्कोहल का है, तो इसे इंटर मॉलिक्यूलर तो बोला जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच। अब मॉलिक्यूल दोनों केमिस्ट्री के हिसाब से क्या है, अलग अलग, पानी अलग है, एल्कोहल अलग है, तो इसे क्या नाम रखा जाएगा, हेट्रो इंटर मॉलिक्यूल। तो हेट्रो का मतलब समझ सके होगे, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो होमो इंटर मॉलिक्यूलर। क्लियर है ना, यहाँ पे लिख लेना हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सेम इन मॉलिक्यूल्स, ठीक, यहाँ पे लिख लेना हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इंट्रा में आ जाओ, इंट्रा में दो मॉलिक्यूल का काम ही नहीं, एक ही काफ़ी है। जैसे ये हम ले लें फिनॉल, मान लीजिए फिनॉल ले लिए, ये फिनॉल है, ठीक, और इसमें हम NO2 लगा दें, या चलो F लगा दें, खाली ज़्यादा ना लगाएं, F। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा है, एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा, तो ये जो बॉन्ड होगा वो क्या बोला जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के विदिन हो रहा है, विदिन आ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पा गई तो उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर रखेंगे, ठीक है ना, समझे कि नहीं, नहीं समझे। ये हाइड्रोजन है, पार्शियल पॉजिटिव जाएगा इस पर, फ्लोरीन है तो जाहिर सी बात कैसा नहीं आएगा, पार्शियल निगेटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक। यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल अलग अलग दो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल कितना है, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल अलग अलग है, एक ही है, तो विदिन अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है ना। यहाँ अगर इसको हम हटा दें, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई दिखेगी तुमको, नहीं, यहाँ पे कोई दूसरा है नहीं, तो ये विदिन अ मॉलिक्यूल हो गई। एक ही मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तब क्या बोला जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए नहीं, यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, समझे कि नहीं। चलो लिख लेना हाइड्रोजन बॉन्ड विदिन अ मॉलिक्यूल।
ठीक है, हटा दें। अब देखो इन दोनों के इफेक्ट अलग अलग होंगे। अगर कहीं इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जैसे मान लो यहाँ पे इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये मालिक्यूल पास पास रहेंगे दूर दूर रहेंगे? पास पास रहेंगे दूर दूर रहेंगे भाई? अगर ये मालिक्यूल इस मालिक्यूल से अट्रैक्ट होगा तो पास पास ना रहेंगे, मालिक्यूल पास पास आ जाएंगे। ठीक है, क्या इसकी वजह से ऐसा अगर कोई दूसरा मालिक्यूल होता तो क्या वो पास आता? नहीं, ये तो अपने में खुश है ना। तो इसकी वजह से एसोसिएशन कोई खास फर्क, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब इसके आने से मालिकुलर एसोसिएशन बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर कहीं ये आ गया तो मालिकुलर एसोसिएशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है, जबकि H2S जो होता है वो गैस होता है। ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें, जैसे वाटर क्या है? लिक्विड है, और जबकि H2S गैस है, और आगे लिख दे रहे हैं वाई। ऐसा क्यों है? वाटर जो होता है लिक्विड होता है, जबकि H2S गैस। आए तो भाई 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 क्या ऑक्सीजन सल्फर एक ही परिवार से आते हैं ना, तो दो हाइड्रोजन उससे भी जुड़े, दो हाइड्रोजन हैं तो भाई भाई एक ही परिवार के हैं। फिर भी ये लिक्विड है और ये गैस है। जबकि आप मालिकुलर साइज देखेंगे तो साइज के हिसाब से तो ये बड़ा होगा भाई, सल्फर ऑक्सीजन से क्या होता है? बड़ा। तो इसको लिक्विड होना चाहिए था कायदे में। मतलब जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं उनमें एसोसिएशन बढ़ते हैं, तो उनका जो फिजिकल स्टेट होता है वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ होता है। ठीक, यहाँ पे तो उल्टा हो गया। जो छोटा मालिक्यूल है वो लिक्विड है, जबकि बड़ा मालिक्यूल गैस है। कारण क्या है? इसमें क्या मौजूद है आपकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से जो वाटर के ढेर सारे मालिक्यूल हैं वो नज़दीक नज़दीक रहेंगे, पास पास। और आप जानते होंगे गैस में मालिक्यूल कहाँ रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। तो अगर पास पास आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। तो वाटर किस लिए एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड में? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे कारण भी लिख सकते हो वाई के आगे, ड्यू टू लिख लेना, लिख लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटर है या इंट्रा है? इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। किस में? वाटर में या H2S में? इन H2O लिख लो बस। तो इसीलिए वाटर लिक्विड, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे HF है, HCl है, HBr है, ठीक है, और HI है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मालिकुलर मास सबसे ज़्यादा इसका है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका आना चाहिए था। जिनका मालिकुलर मास ज़्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें वान डेर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन इसमें कुछ उल्टा हो जाती कहानी। इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे हाईएस्ट इसका मिलता है, HF का। कारण क्या है समझना। HF में क्या पाई जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी? नहीं। तो आप क्वेश्चन ये है कि वाई लिख लीजिए, वाई HF हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट इन देयर हैलाइड्स, इन हैलाइड्स ऑफ हैलोजन फैमिली। ऐसे लिख लो, इन हैलाइड्स ऑफ हैलोजन फैमिली। जो हैलोजन फैमिली के हैलाइड्स हैं उसमें HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? तो कारण समझ गए क्या कारण है? क्या कारण है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्डर ये बनेगा HCl, HBr, HI, और सबसे आगे निकल जाता है आपका HF, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अभी भूल गए? इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो बाकी हैलाइड से ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, नोट कर लो। ऐसे अमोनिया का भी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बाकी के अपने मेंबर से ज़्यादा, जैसे फास्फीन है, अमोनिया है, आर्सेनिक का हाइड्राइड ले लें तो उसमें अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे ये सब। ठीक है, तो फिर से आएगा ये सब, तब याद दिलाएंगे तुमको। कोशिश करना याद आ जाए तुम्हें। क्या हुआ? नहीं मन लग रहा? हटा दें। एक क्वेश्चन लिखो।
देखिए वाई आर्थोनाइट्रोफिनॉल is more volatile than पैरानाइट्रोफिनॉल। लिख दे रहे हैं पैरानाइट्रोफिनॉल। जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो पैरानाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब समझते हो क्या होता है? हिंदी में वोलाटाइल को वाष्पशील बोला जाता है। ठीक है, वाष्पशील का मतलब है जिसके पास वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है। तो इसमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसके पास वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा है पैरानाइट्रोफिनॉल के कंपेयर में। तो कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझते हैं। देखो आर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है। ये हम ले लिए फिनॉल, ठीक है, और आर्थो पोजीशन पे लगा दिए NO2। आर्थो पोजीशन तो जानते होगे, बेंजीन रिंग में कोई भी दो ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हों तो उसे हम आर्थो पोजीशन बोलते हैं। तो ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल बोला जाएगा। इसमें ये हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, नहीं बना लेगा। तो ये इंटर है या इंट्रा है? इंट्रा है। तो अगर कोई दूसरा मान लो आ जाए, दूसरा आर्थोनाइट्रोफिनॉल आ जाए, वो अपने में खुश रहेगा। ठीक, ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे तो उनमें कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से इनमें कोई एसोसिएशन बढ़ेगा क्या? कोई एसोसिएशन नहीं बढ़ेगा। ये अपना मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इंट्रा की वजह से। लेकिन जैसे हम पैरानाइट्रोफिनॉल लेते हैं, देखिए पैरानाइट्रोफिनॉल OH लिखे दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ लिख दे रहे हैं NO2। क्या यहाँ इंट्रा पाई जाएगी? इतनी दूर से थोड़ी बना लेगा, ठीक है। दूसरा पैरानाइट्रोफिनॉल ले ले रहे हैं, देखो ये भी पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये भी क्या है? पैरानाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे ये कैसी है बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये भी कैसी होगी? तो ये इंटर है, इंट्रा है? इंटर है। तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एसोसिएट होके रहेंगे, पास रहेंगे, तो वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होगी क्या? नहीं भाई, जो पास रहेगा वेपर में कन्वर्ट होने का मतलब सरफेस को छोड़ कर दूर जाना है। तो जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे, जैसे आपस में यहाँ पे फोर्सेस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये आसानी से जाएगा, या बोले ज़्यादा वोलाटाइल होगा, और ये क्या होगा? कम वोलाटाइल होगा। ये बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहाँ कहीं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एसोसिएशन मॉलिक्यूलर ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ज़्यादा होगा, तो लेस वोलाटाइल वो बोला जाएगा हमेशा, लेस वोलाटाइल। ये बात समझ रहे हो? ठीक, इसको क्या बोला जाएगा? मोर वोलाटाइल। ठीक, अब एक बात बताओ, इन दोनों में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो आर्थो वालों का ज़्यादा होगा या पैरा वालों का ज़्यादा होगा? पैरा का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? ज़्यादा। भाई जो दूर दूर नहीं जाना चाहेगा तो वो हाई टेम्परेचर पे जाएगा ना, फिर समझे कि नहीं? नोट कर लो। इसीलिए इसको स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से भी सेपरेट किया जाता है। अगर कहीं पैरानाइट्रोफिनॉल और आर्थोनाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करना हो, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, हम ऐसे मिक्सर्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनमें कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, इसलिए इन्हें स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से भी सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत एग्जांपल हैं आपके पास पढ़ने के लिए।
नोट करके लिख लो, डाइमर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइमर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइमर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर फॉर्मेशन भी इस वजह से होता है। डाइमर का मतलब समझते हो, जैसे कोई दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, कंबाइन होके एक बन जाए, तो ये दो थे कंबाइन होके क्या बन गए एक, तो इसे बोला जाएगा डाइमर। ठीक, ऐसे ढेर सारे होते और कंबाइन होके एक बनते तो बोल रहे पॉलीमर, तीन होते तो ट्राइमर, चार होते तो टेट्रामर, समझ रहे हो। इसको बोला था मोनोमर, जो जुड़ के कंबाइन होकर डाइमर ट्राइमर या कोई भी पॉलीमर बनाते हैं, तो इसे क्या बोला था मोनोमर, और ये क्या बना डाइमर। ठीक, तो अब समझो डाइमर फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड तुमको दिखाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से दिखा दे रहे हैं तुम्हें, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं। तो ये दो मॉलिक्यूल ले लिए कार्बोक्सिलिक, तो यहाँ पे क्या पाई जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे भी क्या पाई जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दो मॉलिक्यूल हमेशा साथ साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इसी को नाम दिया जाता है डाइमर। दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर के एक हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो यहाँ पे किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटर या इंट्रा, इंटर मॉलिक्यूलर है, इंट्रा नहीं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक, जिस वजह से क्या बन गया है डाइमर बन गया। डाइमर समझ में आ रहा है कैसे। ठीक, इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ठीक डबल ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे एसिटिक एसिड आप लेते हो एग्जांपल के तौर पे, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, इसमें अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे कैलकुलेट करोगे तो 60 आएगा, लेकिन जब ऑब्जर्व करोगे किसी भी प्रैक्टिकल में या किसी एक्सपेरिमेंट में तो वो कितना ऑब्जर्व होगा 120 इसलिए क्योंकि हमेशा कितने रहेंगे दो एक साथ रहेंगे, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका ऑब्जर्व्ड होता है, और ये क्या होता है थ्योरेटिकली होता है। थ्योरेटिकली 60 आना चाहिए लेकिन ऑब्जर्व 120 होता है। कारण क्या होता है, ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन। ठीक है, कोई पूछिए कारण क्या है, डाइमर फॉर्मेशन। अब डाइमर फॉर्मेशन का कारण क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो पूरा का किया जरा इसी का था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नोट कर लीजिए। ठीक है, तुम्हें पता है पेशेंट को लिटाओगे ना टेबल पे सर्जरी के लिए, उसको दो गिरा तुम लोग बीच ऑपरेशन में, ऐसा तो नहीं करोगे ना, पता है गिरा दिए उसको फिर उठा रहे हो। तुम लोगों के पास तो जाने वाला नहीं है, हम हाँ सिकंजा ठीक है। एक और इसका एग्जांपल दिखाते हैं तुम्हें क्लोरल हाइड्रेट का। ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट में क्या खास बात है कि यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो इसको देखते हैं क्या होता है तब समझ में आएगा। जैसे एक बात समझो बालक, एक एग्जांपल लेते हैं RCHOH, एक ही कार्बन पे 2 H हमने लगा दिए। OH जो होते हैं वो बल्कि ग्रुप में आते हैं। OH किस में आते हैं आपके बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप का मतलब समझते हो क्या होता है, बड़े बड़े ग्रुप। ठीक है, ठीक,
अब दो बल्कि ग्रुप अगर पास पास होंगे एडजेसेंट पोजीशन पे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे भाई, रिपेल करेंगे, ठीक है। रिपेल करेंगे तो उसमें से क्या होता है कि कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है। जैसे ये दोनों OH एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे तो इसमें से बाहर निकल जाएगा H2O और ये बचेगा सिर्फ RCHO। H2O इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और ये RCHO बचेगा। ऐसे अगर हम 3 OH लगा दें, RCOS 3 OH, अब जब दो एक साथ नहीं रह सकते तो 3 कैसे रहेंगे, नहीं रह सकते ना 3। तो इसमें से जानते हो क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। इसमें से जब H2O बाहर निकल जाएगा तो ये बचेगा RCOH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H2O। तो हम ये समझा रहे हैं कि एक कार्बन पे 2 OH या 3 OH साथ साथ नहीं रह सकते। ये बात समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये तीनों बल्कि ग्रुप होते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, आपस में जो रिपल करते हैं एक दूसरे को, उसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, हमेशा एलिमिनेशन। अब बात कर लें क्लोरल हाइड्रेट पे आ जाएं। क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है बालक, इस पे होता है OH ग्रुप, ठीक है, इस पे होता है OH ग्रुप, इस पे भी होता है OH ग्रुप। अब इस कार्बन पे कितने OH हो गए आपके, 3, ठीक। इस पे पास जो अगला कार्बन होगा इसमें, इसके पास ये क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन होते हैं। तो यहाँ पे इस क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्या होता है, क्लोरीन वैसे तो बहुत खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है, लेकिन अगर नाइट्रोजन के बाद किसी को गिना जाता है तो किसको गिना जाता है, क्लोरीन को। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन कैसा बनाता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्लोरीन इस OH के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक। ऐसे ये क्लोरीन अगर हम इधर OH लिख दें तो इसके साथ क्या बना सकता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो अब देखो ये OH जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये तीनों साथ साथ रह ले जाते हैं। मतलब वैसे तो 3 अल्कोहल एक साथ स्टेबल नहीं रहते, ये अनस्टेबल होता है, ठीक। ये भी कैसा होता है, अनस्टेबल। लेकिन जो क्लोरल हाइड्रेट होता है ये स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है। कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यहाँ पे अब OH क्या है, अट्रैक्ट भी तो हो रहे हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन की वजह से साथ साथ एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करा ले जाता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि क्लोरल हाइड्रेट की स्टेबिलिटी का क्या कारण है, क्या हुआ वाला, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन ले लो तो और स्टेबल हो जाएगा, फिर तो और मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा ना। क्लोरीन और क्लोरीन दो, क्लोरीन के बाद जब आप ब्रोमीन पे जाते हो ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो जाती है, फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड किसी काम का नहीं माना जाएगा, ठीक। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली 3 ही के लिए डिफाइन करते हैं वैसे, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लोरीन के केस में कहीं कहीं डिफाइन किया जाता है, लेकिन वो बहुत वीक हाइड्रोजन बॉन्ड माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है लेकिन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इसको स्टेबल बना दे रहे हैं। लिख देना ड्यू टू प्रेजेंस, स्टेबल होने का कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें मौजूद है, जिस वजह से क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। नोट कर लीजिए, जबकि ये सब तुम्हारे समझाने के लिए था बस, ठीक है। पहले तुमको प्रॉब्लम भी तो पता होनी चाहिए। ठीक है, लिख लिए। अच्छा, आपने पानी देखा है कभी? ठीक है। और आइसक्रीम देखा है? एक पानी का ही आइसक्रीम बनता है, देखे हो? पानी को जमा लो तो पानी वाला आइसक्रीम।
बर्फ़ बोल दें तो पानी से बना हुआ बर्फ़ देखा है? चलो ठीक है। कभी बोतल उतल में भरे होगे पानी, लेकिन तुम भूल गए होगे और फ्रीज़र में डाल दोगे तो वो क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है, जम जाता है। और अगर तुमने बोतल को पूरा फुल भरा होगा, किसी के पास बोतल है यहाँ पे? दो जरा बोतल अपना दिखाओ, ठीक दिखाएं तुम्हें। कोई भी बोतल रहता ना, उसमें जैसे नीचे देखो ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, इसको तुम पूरा बिल्कुल पैक कर दो, पूरा फुल पैक कर दो, एक भी बूंद खाली ना छोड़ो, ढक्कन टाइटली बंद कर दो, फ्रिज में रख दो, जमा दो इसको। ये जो अंदर है ना, ये बाहर ना आ जाए तो बताना, ठीक है? ये जो अंदर की तरफ है ना, तो बाहर की तरफ आ जाएगा आपका, या तो बोतल ही फट जाएगा। तो बोतल फटने से पहले बाहर आ जाता है। उसका कारण जानते हो क्या? जो लिक्विड होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, और जब वो बर्फ़ बन जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो बोतल कैसे बढ़े? तो यहाँ पे जगह जो है, जो अंदर की तरफ, तो पीछे की तरफ आ जाता है। फिर तुम ऐसे रखोगे लुढ़क जाएगा ये। अभी इसलिए ऐसा है तो रखो तो ये गिरे ना, रख जाए आराम से ऐसे। और जब ये नीचे की तरफ गुंबद हो जाएगा तो रखोगे तो किधर हो जाएगा, लुढ़क जाएगा फिर। तो बोतल कभी किसी का ख़राब करना हो तुम्हें जानबूझकर, जैसे छोटा भाई बहन है उसका बोतल है और तुम्हें उसका बोतल ख़राब करना है, तो तुम ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? अब समझो ऐसा क्यों होता है कि जैसे पानी बर्फ़ बनता है, आइस बनता है, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ना? पानी तो मालिक्यूल तो उतने ही हैं, पहले पास पास रह रहे थे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि दूर दूर हो गए ना, दूर हो गए तभी तो वॉल्यूम बढ़ा होगा। तो चलो देखते हैं। हैवी वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज जम जाएगा? हैवी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बालक, ठीक, ये इसके फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है बालक। अगर आप हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ोगे जाके तो उसमें हैवी वाटर पढ़ाया जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं। तो आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो फिजिकल में, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, तो वो इससे कम हो जाता है, माइनस में जाके फ्रीज होगा फिर, ठीक है? एक बार देख लेंगे, पढ़ाए तो थे पिछले साल, याद नहीं अभी। हाँ, हैवी वाटर क्या होता है बताएंगे, थोड़ा वेट करो, जब हाइड्रोजन वाला चैप्टर आएगा ना तब बताएंगे, ठीक है? अब देखो पानी की बात की जाए बालक, एक ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर में कितने पाए जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है? या बोलो एक मॉलिक्यूल कितने बना सकता है। तो चलो देखते हैं। ये ऑक्सीजन जो है इस पर कैसा चार्ज है बालक? पार्शियल नेगेटिव है। इस पर लोन पेयर कितने हैं? 2 लोन पेयर हैं। तो ये अकेला 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कौन अकेला 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? ऑक्सीजन से। ये H2O से हाइड्रोजन बॉन्ड बना ऑक्सीजन, इस H2O से हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ये मान लो दूसरे किसी वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए इस तरह से, ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया दूसरे वाटर से। तो एक साथ ही कितने हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 3 4। तो ये याद रखना, एक सिंगल H2O कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4। 2 ऑक्सीजन एटम से और 2 हाइड्रोजन एटम से, ठीक है? यहाँ पे लिख देंगे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड एक साथ वाटर में मिल सकते हैं, ठीक है? अब देखो वाटर जब फ्रीज करता है, सॉलिड फॉर्म में आता है, आइस बन जाता है, तो ये 4 नंबर ऑफ वाटर जो हैं, एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है। तो होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर छूट जाता है, कुछ ना कुछ स्पेस जरूर छूट जाता है। तो जो बर्फ़ होता है ना अंदर से खाली की तरफ रहता है थोड़ा सा, तो अंदर स्पेसेस ज़्यादा रहते हैं। मॉलिक्यूल जो है जब अरेंज होते हैं 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ देते हैं बीच में, जिसे हम बोल देते हैं ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। पानी की ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ओपन केज लाइक का मतलब है अंदर से खाली खाली रहता है वो, इसीलिए उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है फिर, ठीक? नोट कर लो, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है? घट जाती। इसीलिए आइस पानी पे तैरता रहता है, देखा होगा तुमने, कि डूब जाता है? हाँ, अंदर से खाली रहता है वो, तुमने तोड़ते टाइम देखा भी होगा कभी कभी, ऊपर से
थोड़ा सा तोड़ दोगे तो अंदर आराम से टूट जाता है। तो पूछा जा सकता है वाटर की ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं? तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं, याद रखो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, नोट कर लो, आज यहीं तक रखेंगे। कल हम इसमें फिर वान डेर वाल्स फोर्सेस पढ़ेंगे और इस चैप्टर के